हेलो एवरीवन। हम अपने साइंस का जो सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 6 से 10 तक जो हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के साइंस को, वहाँ क्लास 6 को भी हम कवर कर रहे हैं। 3 चैप्टर हमने पहले ही कर लिया है। ये चौथा चैप्टर जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और ये चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इसको क्लास 6 समझ के हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम के बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आपके सामने ये चैप्टर है पौधों को जानिए। आइए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। आइए, बाहर निकलकर आपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण किया होगा, मतलब परीक्षण किया होगा, देखा होगा आपने। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प भी नहीं होते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी कि आप बाहर जब निकलते हो तो अनेक प्रकार के आप पौधे देखते हो। कुछ काई के तरह देखते हो जो ज़मीन में जमे होते हैं, जिसको एल्गी कहा जाता है। कुछ पौधे आप देखते हो बहुत विशाल हैं। कुछ पौधे छोटे देखते हो, नन्हे मुन्ने छोटे से कमज़ोर होते हैं। कुछ पौधे हरे दिखते हैं, कुछ लाल दिखते हैं, कुछ सफ़ेद पौधे भी आपको दिखेंगे जैसे फंगस। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। यह आपसे एनसीईआरटी कह रहा है कि आप विद्यालय जाते होंगे। जैसे ये क्लास 6 का है तो क्लास 6 के लेवल का बता रहा है। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन पौधों को इन भागों में रंग भरिए। यहाँ पर आइए, पहले यहाँ पर एक चित्र दिया है आपको एनसीईआरटी। इस चित्र को आप अच्छे से समझिए। जैसे ये एक पेड़ का मतलब चित्र दिया गया है, तो ये बता रहा है क्या, ऊपर में जो ये ऐसे दिख रहा है पीला कलर का, ये क्या है? पुष्प है, यानी कि फूल है। ये जो कलियाँ निकलती हैं ये क्या है? फल के लिए है। ये तना है जो आपको ऐसे दिख रहा है, स्टेम जिसे कहते हैं, इसको स्तंभ भी कहा जाता है। ये पत्तियाँ हो गई। ये नोड हो गया, नोड, इंटरनोड। हर एक पौधे में नोड इंटरनोड नहीं होता है गाइस, कुछ ही पौधों में नोड इंटरनोड देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसे इंटर कैलोरी कहते हैं। आइए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये भी इंटरनोड बता दिया। ये कलिका है, ठीक है। ये जड़ है, तो जड़ क्या है? प्राथमिक मूल जो अपर में होती हैं, ठीक है। द्वितीयक मूल जो नीचे में दिखती है, तो ये जड़ के बारे में है। तो पौधों के भाग हैं, आप इनको देख के समझ सकते हैं। ये क्लास 6 के लेवल का है, बस ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये देखिए, आपको एक चित्र में दिखा रहा है एनसीईआरटी एक प्रकार का प्राकृतिक भ्रमण, यानी कि आप जैसे अपने आस पड़ोस में देखते हो ना, गार्डन की तरह, बगीचा की तरह, उसी तरीक़ा से एनसीईआरटी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। क्लास 6 का है तो क्लास 6 के लेवल के बच्चों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने ऐसा दिया है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें, ये एनसीईआरटी कह रहा है। चलिए पहला देखते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। ये आपको एनसीईआरटी बता रहा है क्रियाकलाप करने के लिए। आप घर के बाहर निकलो, अब पौधे को देखो। कुछ पौधे आपसे जो छोटे हैं उनको देखिए, उनको छूइए। कुछ पौधे बड़े हैं, उनको छूइए, मुड़ने का कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि वो पौधे कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब बताया जाएगा। ये एक पौधों का संवर्ग, एक सारणी दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल। आप बाहर निकलें, आपने देखा टमाटर का पौधा क्या है? आपसे छोटा है, बेसिकली मतलब छोटा ही रहेगा। हरा भी है, कोमल भी है, मोटा है, नहीं है, कठोर है, नहीं है। तने के आधार से ये सब बता रहा है कि शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के आधार से। तो इस कॉलम को भरने के लिए कह रहा है। तो आप तो अब बच्चे रहे नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है ना ही, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली इसी तरह बताया गया। जैसे आम का पौधा क्या है? आपसे बहुत लंबा होता है। नींबू को देखिएगा तो थोड़ा लंबा होता है। ये सब चीज़ भरने की बातें कर रही है। तो आप इस पर
ज़्यादा ध्यान ना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको निकालेंगे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलम को भर सकते हैं। इससे अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। मतलब एक एनसीईआरटी कह रहा है कि आप इस कॉलम को भरने का प्रयास कीजिए, तो आपको इससे समझ में आएगा कि कौन से शाख हैं, कौन से झाड़ियाँ हैं इनमें। अब एक सुझाव दे रहा है, इसको आप देखिए। पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। यानी कि सुझाव दे रहा है कि आप पौधों को क्षति ना पहुंचाएं। अब ऐसा नहीं कि जाके मोड़ तरोड़ के उसे उखाड़ कर फेंक दें, ऐसा काम ना करें। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। यानी कि ये कह रहा है एनसीईआरटी कि आप जब कोमल पौधों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप वीड को कवर करें। आप वैसे पौधों को कवर करें जो खरपतवार के रूप में हैं, जिसका उपयोग नहीं है। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? देखिए, खरपतवार बेसिकली क्या होता है कि आप जिस पौधे को खेतों में नहीं रोपते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने खेत में गेहूं का पेड़ रोपा, एग्जाम्पल, ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ गेहूं के साथ साथ अपने से, मतलब कि मैंने नहीं रोपा, वो अचानक से चना का पौधा उग जाता है, मैंने इसे नहीं रोपा है, तो ये चना क्या हो गया? खरपतवार हो गया, जो स्वतः ही उग जाता है। यहाँ देखिए खरपतवार का डिफिनेशन दे रहा है, खेतों में, बगीचे में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? ये एनसीईआरटी आपसे एक सवाल कर रहा है। बेसिकली आपने देखा होगा, जब तक किसान इन खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, पानी जो होते हैं, इन सब का इस्तेमाल ये बहुत तेज़ी से खींच लेते हैं, जिससे जो पौधे आपके मूल पौधे हैं ना, उनको अच्छे से पानी वगैरह नहीं मिल पाता है। अब ये यहाँ पर दे रहा है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। यानी कि कह रहा है कि कोमल लंबे पौधे लंबे हैं, कठोर हैं, मुलायम है, ये क्या हैं? इनके आधार पर हम पौधों को वर्गीकृत करते हैं कि वो शाख है, झाड़ी है या वृक्ष है। ठीक है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए गाइस, और ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। मतलब छोटे पौधे होते हैं शाख, और इनमें शाखाओं की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र भी दिया, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष का चित्र है, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर में शाख है, तो इसको आप देखिए, ये शाख है। ठीक है, ये झाड़ी का चित्र दिया गया और ये वृक्ष का चित्र दिया गया। ठीक है, झाड़ियाँ घने होती हैं गाइस, आपने देखा होगा बचपन में जब आप खेले होंगे मैदान में, तो आपने देखा होगा झाड़ियाँ बहुत घने होती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। आइए देखते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। ठीक है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि कह रहा है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार से निकलती है, वहीं के तरफ से निकलती है, और तना काफ़ी कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता है। जैसे वृक्ष का तना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बट ये मोटा नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? झाड़ी कहलाता है। ठीक है, आपने झाड़ी देखा होगा, उसके बहुत ज़्यादा तने होते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब घने होते हैं पेड़, झाड़ियाँ की तरह। झाड़ी नाम ही से लग रहा क्या है, वो घना होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डेंस होता है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। अब कुछ पौधों को देखिएगा जो बहुत विशाल देखने को मिलता है आपको, है ना, बहुत ऊंचा होता है, हमसे भी बहुत बड़ा होता है और बहुत दिनों तक ये जीवित रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं? 4.1 कॉलम में मतलब भरने के लिए कह रहा है कि आप इस कॉलम को भरें, बट आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, यहाँ पहली एक क्वेश्चन पूछ रहे, आप इसका आंसर दीजिएगा। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं, है ना। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी एवं पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है? यानी कि कह रहा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्रीपर प्लांट होते हैं, क्लिम्बर होते हैं, मतलब वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ने का काम करते हैं। जैसे आप रस्सी लटका देते हो तो ये पेड़ इस पर जैसे ऐसे चढ़ जाती है। तो आपने भी अपने देखा होगा घर में लौकी का पेड़, कद्दू वगैरह का, जो नेनुआ का पेड़ आता है, इसको देखा होगा, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पहले पूछ रही है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है, इसमें कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे सहायता से
आइए, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। मतलब आरोही पौधे कहा जाता है। ये शाख, झाड़ी एवं पेड़ों से भिन्न होते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, जिसे क्रीपर प्लांट कहते हैं। एक प्रकार का विसर्पी कहलाता है वो, मतलब ज़मीन पर ही लथड़ जाते हैं। अब कुछ प्लांट क्या होते हैं, आप कुछ लटका दो या दीवार उस पर ऐसे 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 करके वो ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आरोही कहलाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। ये आपसे एनसीईआरटी कह रहा है कि आपको एक प्रकार का वर्क है कि घर पर आप इसको जाकर करो। अब देखिए तना के बारे में हम पढ़ेंगे। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना में अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। क्या आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फूल, फल, फूल होते हैं। अब कह रहा है कि जो तने होते हैं आप उसको गौर से लाइए और देखिए, उसकी संरचनाओं को देखिए, उसके भागों को देखिए। क्या आप उसमें स्टडी क्या कर पा रहे हैं? क्या उसमें क्या दिखती है आपको? पत्तियां दिखती हैं, शाखाएं दिखती हैं, कली दिखती हैं, फल फूल ये सब दिखती हैं? तो आइए इसको एनसीईआरटी आपको जवाब देगा, क्या दिखती है नहीं दिखती है। आइए, आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधे तथा एक ब्लेड। इसको आपको लेना है, ठीक है। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 4.6 में यहाँ दिखाया गया है। मैं चित्र दिखाऊंगा। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। अब अवलोकन करना है, जैसे आपको ये चित्र बनाना है, मतलब आपको घर पे करना है। क्या करना है कि एक गिलास ले लीजिए और उस गिलास में क्या करिए, इतना वाटर भर दीजिए, 1/3 भर दीजिए वाटर, ठीक है। उसके बाद एक तने को इसमें डाल दीजिए, उसमें पत्तियाँ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियां एवं शिराओं में भी जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो देखिए ये बता रहा है कि बेसिकली जो यहाँ पर आपको चित्र में दिखा रहा है ना कि ग्लास में आपने तना लिया था, तो तना आखिर क्या कार्य करता है? ये पानी को खींचने का काम करता है और कहाँ पहुँचाता है? पत्तियों तक ये पानी पहुँचाता है। तो ये तना क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, और खींच कर क्या कर रहा है? सभी भागों तक पहुंचा रहा है। तो ये लाल पानी है, तो इससे क्या हो गया, ये पूरा पत्ते और तने क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। ये बता रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तने को देखिए, यहाँ पर तने को मतलब यहाँ पर काट कर जब देखा गया तो इसमें क्या हो गया? लाल 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 डॉट की तरह, पानी की तरह जम गया। अब यहाँ पर देखिए, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि तना क्या करता है, लाल स्याही यहाँ तो एक एग्जाम्पल में दिया गया था, जो खनिज वगैरह होते हैं ना प्लांट में, पौधों में, जमीन में, उसको क्या करता है? खींचकर पूरे प्लांट के, पौधे के पूरे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? तना। तना कुछ मत समझो, तना समझ लो हमारे शरीर में क्या होता है, एक नर्वस होता है, नस होता है, उसी तरह क्या हो गया? तना हो गया। बेसिकली आप इतना ही समझिए। क्लास 6 का बुक है, तो क्लास 6 के लेवल के ही हमें पढ़ाई को करना है। अब ये पत्ती को देखते हैं। आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? नहीं, सबकी अलग अलग होती है। किसी की पत्तियां बड़ी होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की पतली, किसी की लंबी। अब देखिए ये तने से किस प्रकार जुड़ी है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। देखिए पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है, जैसे ये मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है। तो ये तना से जो जुड़ी हुई है ना, ये जो तना से, तो ये क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। और जो पत्ती है ना, जैसे ये मैंने पत्ती का चित्र बनाया था, तो पत्ती का ये जो भाग है ना, चपटा भाग, वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियां में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियां में पर्णवृत्त होते हैं? ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी। आप इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ देखिए दिया गया है। अब पत्ती का ये भाग क्या है? ये तना से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? पर्णवृत्त कहलाएगा। और ये जो चपटा भाग है क्या कहलाएगा गाइस? यह कहलाएगा आपको फलक, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी दे रहा है, ये जो साइड का किनारा वाला भाग है ना, इसी को कहा जाता है क्या? पटल। और ये पर्णवृत्त तो हमने देख लिया, ये तो तना आप किसके बारे में जानते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें।
यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनः विचार पर मजबूर कर देगा। आप यहाँ पर देखिए क्या कहला क्रियाकलाप में, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने को नीचे रखिए। इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इनकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती हैं धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? देखिए जैसे बोल रहा है कि आप क्या करो कि एक पेपर ले लो, जैसे एक पेपर, इस पेपर के नीचे क्या कर दो, पत्ती को डाल दो, है ना। अब क्या करो कि पेंसिल को लेकर इसको हल्का 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 ऐसे रगड़ो, जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया। अब आपको क्या दिखता है, आपको सेम पत्ती की तरह वहाँ पर चित्र उगता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जैसे पत्ती नीचे है ना, वैसा सेम वैसा ही शिराएँ बन जाएगी, वैसे फलक बन जाएंगे, मध्य का भाग बन जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहा जाता है। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि ये जो पत्ती आपको दिखी ना, तो इसका मध्य का भाग आपको दिखेगा और ऐसे 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 शिराएँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि अगर जाल जैसा अगर आपको दिख जाए ना, ऐसे मान लीजिए ये पत्ती हैं, तो इसमें पूरा ऐसे 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 एक जाल की तरह दिखता है। आप आज जाकर इस पत्ती को गौर से देखिएगा तो एक जालनुमा संरचनाएं दिखती हैं, वही क्या कहलाता है गाइस, जलिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियां में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर है। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। यानी कि एक एनसीईआरटी आपको एक होमवर्क दे रहा है कि आप जाओ घर पर और पत्तियों को बिना तोड़े ही उसको छाप बनाकर कोशिश करो, बर्बादी नहीं करना है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। अब पत्ती का क्या कार्य होता है गाइस, इसको हम समझेंगे। ठीक है, आवश्यक सामग्री, शाक पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शाक का पौधा लेना है, जो शाक हमने ऊपर पढ़ा था, छोटे से पौधे जो होते हैं, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले लेने हैं और कुछ धागा लेना है। अब आइए आपको क्या करने के लिए कह रहा है एनसीईआरटी। देखिए पत्तियां में शिरा विन्यास, ये आपको चित्र 1 में देखा गया शिरा विन्यास है, और जलिका रूपी समांतर, ये जलिका रूपी समांतर यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, आइए इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधों की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? अब आपको कह रहा है, जो ऊपर आपको बताया है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक दे रहा है ना आपको पारदर्शी कवर, यहाँ पर ऐसे कह रहा है करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है पत्ती को क्या करना है, इसे लेकर इसको पन्नी से ऐसे बांध के यहाँ पर बांध देना है। अब कुछ देर बाद आपको इसमें क्या जल की बूंदें दिखाई देंगी पत्तियों के ऊपर, मतलब पन्नी पर जल की बूंदें अगर दिखाई दे रही है नहीं दे रही, इसको आपको बताना है। तो 100% दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी? पत्तियाँ क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। पौधों से जो पानी होते हैं ना एक्स्ट्रा, उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है? पत्तियाँ। और साथ ही साथ भोजन को संग्रह करने का काम करती हैं। पत्तियाँ जो होती है ना, वो भोजन को क्या करती हैं? स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं आगे। आइए, जल की यह बूंदी पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली। इस प्रक्रिया को, यानी कि इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मैंने बता दिया। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ने का काम करते हैं। यानी कि पौधों में जब अतिरिक्त जल आ जाते हैं ना, तो उसको छोड़ने या पत्तियों के जरिए ही छोड़ते हैं, ताकि उसमें प्लांट में जो पानी है उसकी मात्रा स्टेबल रह सके। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों को वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प की हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगते हैं। कह रहा है कि हमने इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था उसमें हम एक टर्म पढ़ा था हमने, कंडेंसेशन, संघनन, है ना। तो बता रहा है कि क्या होता है, जल जो
पानी होते हैं ना, वो भाप बनता है और भाप बनने के बाद वो दोबारा किस में बदल जाता है, कंडेंस हो जाता है और वो पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा है, जिससे बादल बनने का काम होता है। मान लीजिए ये तालाब है, तो यहाँ से पानी भाप बन के उड़ा और ऊपर जाकर क्या होता है, ये संघनित होकर फिर से क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहा है। पत्तियों का और भी कार्य है, इसका एक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए पत्तियाँ क्या कार्य है। आवश्यक सामग्री क्या लेना है, पत्ती, स्प्रिट, बीकर, प्रखनली, बर्नल, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। अब देखिए क्या क्या है। प्रखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, अब पत्ती को प्रखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। ठीक है, क्या आप देखते हैं आपने प्रेक्षण की तुलना में अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। इसका क्या अर्थ है कि पत्ती में मंड है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमने जो अध्याय 1 में पढ़ा था कि मंड यानी कि स्टार्च, स्टार्च का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए गाइस, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जब हम आयोडीन की बूंदे इस पर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीला या काला रंग का देखने को मिलता है, मतलब इसका रंग बैगनी या नीला कलर का हो जाता है। इससे पता चलता है कि पत्ती में क्या है, स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है। अब देखिए यहाँ बता रहा है, हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पत्तियां क्या होती है, पौधों की हरे भाग होती है और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से यह क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन इन सब का इस्तेमाल करके क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है और इसी से पूरे पौधे को खाने मिलता है। यानी कि मैंने अभी बता दिया था कि भोजन का संग्रह कहाँ होता है, पौधों में होता है और वो पत्तियों में होता है। और पत्ती में किस रूप में होता है, तो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। एक बात याद रखिएगा गाइस, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बाकी वो ऑक्सीजन को बहुत बड़ी मात्रा में ही बाहर निकालते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलने का काम होता है। अब आइए देखें, ये चित्र यहाँ पर आपको दिखाया था। देखिए आपको इस प्रकार करना है। अब मैंने बताया था ना कि आप पत्तियों को ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का देखने को मिलेगा, नीला रंग का हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। हरी पत्तियों को इसी तरह बीकर में रखकर उसे करना है और इसको आयोडीन डालना है। अब देखिए क्या कह रहा है टिप्पणी, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। यानी कि एक गाइडलाइन दे रहा है कि आप अध्यापक ही करें, बच्चे ना करें, क्योंकि बच्चे का हाथ जलने की मतलब डर रहता है। ठीक है, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियां से जल की कुछ मात्रा का वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे, आखिर जड़ का क्या होता है। चित्र 4.13 को ध्यानपूर्वक देखिए, हम देखेंगे आगे। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे रहा है एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक पहेली है, एक बूझो है ना। अब क्या है, देखिए बूझो जो है वो पानी दे रहा है, तो कहाँ दे रहा है, गमला के साइड में दे रहा है, ये सारा पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन पहली पानी कितना अच्छा से दे रही है, यानी कि इसके जड़ तक ये पानी जाएगा। तो पौधों के जड़ तक जब पानी जाता है पूरी मात्रा में, तो इससे क्या होता है, पौधे को पानी पर्याप्त रूप से अच्छे रूप से मिलता है। बट पत्ती पे मिलने से पौधे को पर्याप्त पानी अच्छे से नहीं मिलता है। पौधों को जल देना, अब देखिए यहाँ पर पढ़िए। अब कह रहा है पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, वहाँ पर हमने देखा। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आइए क्रियाकलाप देखते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या है, 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ठीक है, बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक, यहाँ पर कह रहा है खरपतवार को उखाड़ना है और इस तरह से हमें क्रियाकलाप करना है, देख लीजिए, है ना।
जड़ सहित खरपतवार को खाना, यानी कि ऐसा हमें चाहिए, ठीक है, और एक ऐसा चाहिए, दोनों को ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा। अब आइए, पौधों को एक गमले में मिट्टी लगाकर डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए, ठीक है। एक सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। अब कह रहा है कि एक तो आप एक को क्या करिए, एक का जड़ तोड़ कर हटा दीजिए काट कर, और एक को जड़ सहित बोइए, एक को बिना जड़ सहित बो दीजिए। एक हफ्ता बाद अब इसे परीक्षण कीजिए कि क्या दोनों स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। यानी कि एक के पास जब जड़ नहीं थी तो आपने पानी दिया, लेकिन वो पानी पूरे पौधे तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। जड़ का एक कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें, यानी कि एक और क्रियाकलाप के जरिए आपको समझाएगा कि जड़ का क्या कार्य है। आवश्यक सामग्री, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। इसको समझिए। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। यानी कि आप एक कटोरी रखो, उसमें क्या करो, रुई को गीला कर दो, उसमें बीज रख दो चना का, है ना, और मक्का के दाने रख दो, और पानी नियमित रूप से उसमें देते रहिए तब तक कि वो उसमें अंकुरित ना हो जाए, बीज फट ना जाए। एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आ जाता है, यह आपसे कह रहा है। आप देखो, यहाँ पर आपको देखना है, देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, रुई पर नवोद्भिद, इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या एक सप्ताह बाद आप निकालते हो तो सरलता से निकल पा रहा है आसानी से या नहीं, यह आपको बताना है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हीं मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। यानी कि क्रियाकलाप 6 में आपने क्या देखा, आप पौधों को जाते हो ज़मीन से निकालने तो क्या आसानी से निकलता है, नहीं, वो जड़ ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि जो जड़ होती है ना, वो पौधों को क्या करती है, मिट्टी से बांध कर रहती है, ताकि मिट्टी से बंधे रहने से पौधे गिरते नहीं हैं। और यहाँ पर क्रियाकलाप में आपने क्या देखा, रुई में आपने जब चना को अंकुरित किया तो वो क्या होगा, पूरे रुई को पकड़ लेगा, तो आसानी से खींचने में आपको नहीं बनेगा, वो उलझे रहेंगे साथ में, ठीक है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। आइए इसका पता लगाएं, क्या तने भी अलग अलग होते हैं, पत्तियां भी अलग अलग होती हैं, तो क्या जड़ भी अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चित्र 4.16 एवं 4.16b को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधों को जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 4.16 के समान दिखती है अथवा चित्र 4.16 की तरह। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी है, जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। यानी कि कह रहा है कि दोनों को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए चित्र आपको दे रहा है, एक तरफ क्या है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह पर कि ए नंबर पे क्या है, बी नंबर पे क्या है, तो कौन सा जड़ है ना, यहाँ पर कौन सा जड़ है, यहाँ पर कौन सा जड़ है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे ए नंबर करके डैश करके इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन पूछने से यह भी होता है गाइस कि मुझे पता चलता है कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसा है, आप दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर मुझे नीचे दीजिएगा गाइस, ठीक है, बाकी मैं ऊपर आपको पढ़ा देता हूँ। आइए देखिए, चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है, क्या जड़ें के कुछ और भी प्रकार हैं, आइए इसका पता लगाएं। अभी तक तो हमने देखा कि जड़ें के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको बता रहा है कौन, NCERT। अब बता रहा है कि और भी प्रकार हैं, इसको स्टडी करेंगे। आइए क्रियाकलाप 9 में, खुले मैदान में आइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हो, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी को धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 4.16A की तरह है या 4.16B की तरह है। यानी कि आप खुले मैदान में जाओ और बहुत सारे क्या करो, खरपतवार को उखाड़ो और आप चेक करो कि उसकी जड़ें कैसी हैं, लंबी हैं, चौड़ी हैं, किस प्रकार की जड़ें हैं, आप चित्र से मिलाइए कि जड़ें कैसी हैं, है ना। तो यहाँ पर दे रहा है कि ए नंबर में जो जड़ मिला आपको ऐसा लंबे तरह का, ये कहलाता है मूसला जड़, और ये जो आपको ऐसे झाड़ी की तरह मिल रहा है ना, ये कहलाता है रेशेदार जड़, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है और एक रेशेदार जड़ होता है। अब देखिए,
जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17a की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है। यानी कि अभी जो हमने चित्र ऊपर में देखा, ये जड़ है ना, ये जो चित्र दिखा रहा है ये कौन सा जड़ कहलाएगा? मूसला जड़ कहलाता है, ये मुख्य जड़ होता है, ठीक है। तथा छोटी जड़ों की पार्श्व जड़ कहलाता है। जो छोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाता है? पार्श्व जड़ कहलाता है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17b के समान है उनमें से कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ क्या चित्र के जरिए। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो आपने जड़ देखा, यहाँ पर क्या बीच में एक मूल जड़ है ना, तो ये कहलाएगा क्या? मूसला जड़ कहलाता है ना। और बाकी आस पड़ोस में जो आप देखते हो तो ये कहलाता है पार्श्व जड़। देखिए यहाँ पर आस पड़ोस में जो जड़ देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ पर, यह कहलाता है क्या? पार्श्व जड़। बट यहाँ पर कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ अपने आप में क्या होती हैं? समान होती हैं, इसलिए इसे झकड़ा जड़ या क्या कहलाते हैं? रेशेदार जड़ कहा जाता है। अब देखिए, एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियां को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? अब देखिए समूह एक में जो आपने रखा है जड़ वाले पौधों को, उसको देखिए उनका शिरा विन्यास कैसा है, उनके पत्तियों पर शिरा विन्यास कैसा है, और बी के पौधों की पत्तियां का शिरा विन्यास किस प्रकार है। दोनों में भिन्नता आपको दिखाई देती है। आइए स्टडी करते हैं। बूझो कि मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। यानी कि कह रहा है कि अगर हम पत्तियों को देखें तो पत्तियों से भी स्टडी कर सकते हैं कि पत्तियों के पौधे के जड़ कैसे होंगे। ये बूझो बता रहा है इसमें। आइए एनसीईआरटी आपको क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार के सारणी 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं? ये तो आपको क्रियाकलाप बता रहा है, उसको छोड़िए, आप इसको आगे स्टडी कीजिए। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी को से जल का अवशोषण करती है तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाती है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती है या भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टिपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं यहाँ जहाँ भोजन भंडारित रहता है। यानी कि कह रहा है कि हम पौधों को ना, पौधों के हर एक भाग को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, फल को खाते हैं, सब्जी को खाते हैं, हर एक भाग को हम क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं, ठीक है। ये एक तना का दे रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? यानी कि कह रहा है कि तना का दो तरफा मार्ग की तरह कार्य होता है, इसको आप बताइएगा देखकर। हालांकि आइए हम आगे ही देखते हैं। अब बच्चे वाली चीज़ें इस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, अब सिर्फ समझिए। निम्नलिखित के तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं, इसको देखिए। अब तना क्या है? बहुत सारे तना होते हैं, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे नीचे की ओर, नीचे की ओर जाते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। आइए अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। बाकी ऊपर ने आपने देख लिया कि वैसे पौधे जिनके जड़ें मूसलाधार होती हैं, है ना, उनके जो पत्तियां होती हैं पतले होती हैं, लंबे की ओर होती हैं। जैसे मूली का आपने अभी एग्जांपल देखा, तो पत्ती क्या होंगी? ऐसे लंबी रहेंगी। और जिनके पत्ती चौड़े होते हैं, बहुत सारे झाड़ियाँ ऐसे ऐसे बनी होती हैं, उनके जड़ें क्या होंगे? ऐसे ऐसे झाड़ी की तरह होंगी। अब आम का पौधा आप लोगे तो आम में क्या है? बहुत भयानक ऐसे झाड़ी की तरह आपको जड़ दिखाई देंगी, है ना, बहुत ज़्यादा जकड़े होती हैं मिट्टी में। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए पुष्प के बारे में अध्ययन करें। गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान कर सकते हैं, क्यों? चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे? नीचे देखिए, रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वह चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। जैसे कह रहा है कि आप बहुत से पेड़ पौधे देखते हो तो उसमें पुष्प अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई रंगीन होता है, कोई जिसमें कलर नहीं होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई दूसरे किस्म का होता है पुष्प। तो आपको यहाँ पर एक अध्ययन बताया जा रहा है कि पुष्प कैसे होते हैं। आइए यहाँ पर एक देखिए, आपको दे रहा है एक, देखिए आप, गुलाब पत्ती विहीन शाखा, पत्ती सहित शाखा, पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। यहाँ पर लाइए गुलाब के पौधे, जैसे एक लाइए सिर्फ तना, शाखा लाइए बस, एक लाइए पेड़ जिसमें फूल नहीं होना चाहिए, और एक लाइए गुलाब जिसमें फूल होगा, है ना। तीनों चीज़ों को आपको दिखा रहा है।
आइए देखते हैं क्रियाकलाप क्या कह रहा है। कुछ आवश्यक सामग्री लेना है। एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधों के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल, इन सबको आपको लेना है। चित्र 4.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अब इसको अवलोकन कीजिए। आइए यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, पुष्प कलिका एवं पुष्प। हम यहाँ पर देखिए ये पंखुड़िया, ये जो पुष्प का ऊपर का भाग होता है ना जो नरम होता है, इसे क्या कहते हैं, पंखुड़िया कहते हैं। और ये भी जो ऊपर का ये भाग है यही पंखुड़िया है। ये खुलकर कैसा बनता है, ऐसा बन जाता है। और ये बाह्य दल होता है, जो नीचे में यह हरा कलर का होता है ना, जो पौधे में ऐसे लगा होता है फूलों में, वो कहलाता है क्या, बाह्य दल। आइए देखें, अब कह रहा है खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। या पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। कह रहा है कि आप एक खिला हुआ जो भाग देखते हो ना जैसे फूल का, तो वो क्या कहलाता है, पंखुड़िया कहलाता है। पंखुड़िया का कलर हर एक फूल का अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़िया कहाँ बंद थी। कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। यानी कि जो फूल था ना, तो फूल क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये फूल है, तो इनमें क्या होते हैं, साइड में ऐसे ऐसे हरा हरा क्या होते हैं, पत्ते की तरह होती हैं, तो ये क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। और छोटी पत्तियाँ के ही तरह देखने को लगती है। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़िया का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ से एनसीईआरटी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं, बाह्य दल एवं पंखुड़िया किन रंगों की है, आपके फूल में पंखुड़िया की संख्या कितनी है, ये आप देख लेना। बाकी मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं बहुत। जैसे अब एनसीईआरटी है, क्लास 6 है, तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे इसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों को अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखिए। अब सारणी 4.3 में आपको यहाँ पर लिखना है कि बाह्य दल की संख्या कितनी है, पंखुड़िया रंग कैसे हैं, इस प्रकार के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के अतिरिक्त भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वह स्वतंत्र हो। यानी कि कह रहा है कि आप पुष्प के सभी भागों को कब देखेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो, वह स्वतंत्र हो। जब स्वतंत्र होंगे तब, जब जैसे कहने का अर्थ यह है कि वो खिले रहेंगे ना, तब आप इसको अच्छे से देख सकते हो। यानी कि जैसे यह देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई पुष्प है ना, ये मान लीजिए पुष्प है, तो ये जब खिलेंगी ना तो आप इसके सभी भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो, अंदर में क्या है नहीं है, कलिका कहाँ पर है, कहाँ पर आपको ये मिलेंगे, पौधे के पुष्प के नीचे के जो भाग होते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे देखोगे, जब पुष्प खिले होंगे तब। अब यह घंटाकार पुष्प के बारे में बताया है। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे घंटाकार ये पुष्प जो दिया हुआ है, इसके लंबा इसको काट दीजिएगा ना, तो आप इसके अंदर के सभी भागों को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आइए, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचान कीजिए। अब पुष्प क्या होते हैं, पुष्प में एक पुंकेसर होता है यानी कि पुरुष का भाग होता है, एक स्त्री केसर हो जाता है जो स्त्री का भाग होता है। ठीक है, उसको देखने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी कह रहा है। यहाँ पर अच्छे से स्टडी नहीं होगा, बट इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लास 9 और क्लास 10 में बताया जाएगा। क्लास 9 में इसके लिए बहुत अच्छे से दिया गया है, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। आइए, चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर, देखिए यहाँ पर दे रहा ना चित्र, पुंकेसर है ना, पुंकेसर है, परागकोश है, स्त्री केसर, ये सब देख रहा है। ये यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। ये ऊपर में जो ये पीला पीला है ना, ये कहलाता है पुंकेसर। और ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना पीला ऐसा, वो कहलाता है परागकोश। अब देखिए, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो पुष्प होता है ना, तो उसके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। यहाँ पर देखिए अच्छे से दिया गया है। देखिए, ये पुंकेसर का भाग है ना, ये क्या है, ये पुंकेसर का भाग है, परागकोश है। ऊपर का जो होता है ये परागकोश होता है, ये क्या है, पुंकेसर है। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है ना।
जो प्लांट होते हैं, जो फूल होते हैं, उसके मेल पार्ट को दर्शाता है। ठीक है, स्त्री केसर को हमने ऊपर में देख लिया, ये सेंटर का भाग है। आइए नीचे देखते हैं, और ये देखिए स्त्री केसर के भाग, इसके नाम को याद रखिएगा। स्त्री केसर में कौन कौन से भाग आते हैं? वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। इसके लाइन को याद रखिएगा। सबसे पहले ऊपर में क्या आएगा? वर्तिकाग्र, फिर आएगा वर्तिका, फिर आएगा अंडाशय। कई बार क्रम भी पूछ देता है। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखें। अब क्रियाकलाप 11 देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। आइए अब ये पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए चित्र 4.25 में दिखाया गया है। आइए, अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर 4.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अंडाशय को काटने के लिए कह रहा है, कैसे काटना है यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है। जैसे ये अंडाशय है तो इसको क्या किया गया, इसको रखकर आप अच्छे से ब्लेड से इसको दो भागों में काट दीजिए। अंडाशय का कर्तन किया गया, अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट, है ना। इस तरह से आप इसको काटना है। अब आइए देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या कहता है। अब देखिए काटने के बाद हमें ऐसा प्राप्त होगा, है ना। देखिए अंडाशय की आंतरिक संरचना, ठीक है, लंबाई में काटा गया, अनुप्रस्थ काटा गया। अब दोनों को देखिए, जब लंबाई में काटें ऐसे हम इसको जब काटे हैं, है ना, चौड़ाई में, तो ये यहाँ से निकला ये चीज़ जो है क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। और ऐसे भी काटे तो हमें क्या मिलता है? बीजांड मिलता है। आइए एनसीईआरटी क्या कहलाता है, कहता है अंडाशय के काट को सुखाने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं और यह दिखाई दे रही हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। ऊपर में हमने चित्र में देखा, यही कहलाता है बीजांड। तो याद रखिएगा, बीजांड अंडाशय के अंदर में पाया जाने वाला एक भाग है। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो इसको याद रखिएगा, बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। हाँ, ये तो आपको एक गाइडलाइन दे रहा है एनसीईआरटी, खैर वो छोड़िए। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा, बट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? यह आपसे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा और कुछ नहीं। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकती है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अब एनसीईआरटी आपको आंसर दे रहा कि नहीं, सभी पुष्प समान नहीं होते हैं, सब में अलग अलग संरचनाएँ होती हैं, सब में अलग अलग बाह्य दल होती है, सब में अलग अलग पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, यह सब देखने को मिलता है। और ये यहाँ क्या कर रहा है, आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाएं पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी कह रहा है कि हम जब अगली कक्षा में आएंगे ना, तो फल के विषय में, पुष्पों के और अधिक विषय में, मैंने बताया क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया, तो वहाँ पर हम इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अच्छे से। बाकी ये कुछ टर्म है, इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप देख लीजिए शीरा, पंखुड़ी, ये सब क्या है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, तो यहाँ पे इसको एक बार स्टडी कर लो। तो छोटा सा टॉपिक है, ये देता है सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियाँ, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। बस ये चीज़ हमने यहाँ पर स्टडी किया है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय।